Hello friends, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, JM Patel College, Bhandara, महाराष्ट्र। आज हम आर्थर ह्यू क्लोफ की बहुत बेहतरीन पोएम से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ इसको डिस्कस करेंगे। Let us try to understand what Arthur Clough want to convey through this poem. This is one of the most important poems and inspirational poems for you and for everybody. हर एक व्यक्ति को प्रेरणा दे सकती है। इस प्रकार की बहुत बेहतरीन कविता आर्थर ह्यू क्लॉफ ने लिखी है। इस कविता के माध्यम से किस प्रकार से इम्पॉसिबल थिंग्स को पॉसिबल करना है, किस प्रकार से हमें बाधाओं को पार करना है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आर्थर ह्यू क्लॉफ हमें मार्गदर्शन करते हैं। तूफानों से डरकर नैया पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं। से नॉट स्ट्रगल नॉट अवेलेथ इस कविता के माध्यम से आर्थर ह्यू क्लोफ इसी बात को साबित करना चाहते हैं कि संघर्ष के परिणाम किस प्रकार से हमें परिणाम अच्छे तरीके से रिजल्ट दे सकते हैं और हम किस प्रकार से कामयाब हो सकते हैं। कौन कहता है कि पानी को छलनी से छाना नहीं जा सकता, सिर्फ बर्फ बनने तक हमें इंतजार करना होता है। अब इस प्रकार के असंभव चीज़ों को संभव करने के लिए किस प्रकार से हमें धीरज की ज़रूरत है, इसी बात को आर्थर ह्यू क्लोफ इस कविता के माध्यम से उजागर करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे आर्थर ह्यू क्लोफ कौन थे। वॉज एन इंग्लिश पोएट, एन एजुकेशनलिस्ट एंड ए डिवोटेड असिस्टेंट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एक चमत्कारिक करियर की, नर्सिंग करियर की बात हमने की थी। उन्हीं फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सहकारी के रूप में आर्थर ह्यू क्लोफ ने काम किया है। ही वॉज बॉर्न ऑन जनवरी 1, 1819, लिवरपूल एंड डाइड ऑन नवंबर 13, 1861 in Florence. Poet whose work reflects the perplexity and religious doubt of the mid-19th century England. He was a friend of Matthew Arnold and the subject of Arnold's commemorative elegy Thyrsis. Thyrsis की जिस आर्थर ह्यू क्लोफ को डिवोटेड की गई थी मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम, ये वही आर्थर क्लोफ है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में जब सारी इंग्लैंड में एक प्रकार के कन्फ्यूजन की, शक की, असंभावनाओं की धारणाएं बन रही थी, ऐसे ही समय आर्थर ह्यू क्लोफ ने पॉजिटिव विचारों से लेखन करके दुनिया को एक नई रोशनी देने की कोशिश की। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज दैट द स्पिरिचुअल स्ट्रगल्स, एक प्रकार का आध्यात्मिक स्ट्रगल भी हो सकता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू फेंट नॉट इवन दो रिजल्ट्स मे नॉट बी इमीडिएटली अपीरेंट। हर चीज का परिणाम इमीडिएट हमें मिल ही जाए, फलों की अपेक्षा करते तो है पर फल तुरंत ही मिल जाए, इस प्रकार का उतावलेपन से हमें अपने आप को संभालना है। इट इज इंपॉर्टेंट टू परसिस्ट बिकॉज इवन दो देयर सीम हियर नो पेनफुल इंच टू गेन, ऑफन होप टू सक्सेस come from unexpected place as Clough suggests. हो सकता है किसी अनजानी जगह से जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उस दिशा से कामयाबी हमारी तरफ दौड़ते हुए आ सकती है। इसलिए हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। इसी पेशेंस की बात आर्थर ह्यू क्लोफ इस कविता के माध्यम से करते हैं। Let us try to understand what he conveys through this poem. कुछ शब्द हमें अटपटे से नए लगेंगे, पुराने इंग्लिश में यूज होते थे, पर हम इन्हें आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत के पहले स्टैंजा में आर्थर ह्यू क्लोफ कहते हैं, से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ। नॉट का मतलब नथिंग होता है और अवेलेथ का मतलब गेन करना, हासिल करना। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ, स्ट्रगल करने से, संघर्ष करने से, प्रयास करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, ऐसा मत कहिए।
द लेबर एंड द वुंड्स आर वेन। ऐसा भी मत कहना कि जो परिश्रम हमने किए, युद्ध में जो जख्म हमने सीने पर खाए, वो सारे व्यर्थ थे। द एनिमी फेंट्स नॉट नॉर फेल्थ। ये भी मत समझना कि दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता या दुश्मन को कभी हराया नहीं जा सकता। एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन। और चीजें वैसे ही रहेंगी, बिल्कुल नहीं बदलेंगी, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है। ये चीजें कमजोर होती है, हमने दुश्मनों को पराजित करना है, दुश्मन भी पराजित किया जा सकता है। इन दिस stanza poet advises us that we should never think the struggle is not rewarded। ऐसा कभी मत सोचना कि हमारे संघर्ष को पुरस्कार कभी नहीं मिलेगा। आज नहीं तो कल, देर सवेर ही सही, पर प्रयास कभी न कभी तो रंग लाएंगे। वी मस्ट नॉट बी डिसअपॉइंटेड विथ टेम्परेरी फेलियर। छोटे मोटे नाकामयाबी देखने के बाद में हम निराश हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की नाकामयाबी से हम जिंदगी भर कभी कामयाब हो ही नहीं पाएंगे। पर अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल देखिए कि इतने बार नाकामयाब होने के बावजूद भी अब्राहम लिंकन अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ द बैटलफील्ड, द पोएट सेज दैट वी शुड नॉट थिंक दैट द एनिमी विल नॉट बिकम वीक। युद्ध के मैदान की यहाँ पर तुलना आर्थर ह्यू क्लोव करते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि युद्ध के मैदानों में जब हम लड़ते हैं तो ये मत सोचना कि हम हार जाएंगे या हमें कभी विजय हासिल ही नहीं होंगी। एंड आवर हार्ड वर्क हैज़ नो इफेक्ट ऑन द एनिमी। हम जिस प्रकार से संघर्ष करते हैं उसका परिणाम दुश्मन के ऊपर कभी होगा ही नहीं, ऐसा भी समझने की जरूरत नहीं है। द पोएट एनकरेजेस अस बाय सेइंग दैट स्ट्रगल नेवर गो वेस्ट। इस बात को आर्थर ह्यू क्लोव अधोरेखित करते हैं कि संघर्ष कभी जाया नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए अपने कर्तृत्व के ऊपर, अपने प्रयासों के ऊपर विश्वास रखिए, कभी न कभी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वी शुड नेवर थिंक दैट द थिंग्स विल नॉट चेंज। चीजें कभी नहीं बदलेंगी, ऐसा कभी सोचना ही नहीं। इन आर फेवर एंड अफेयर्स विल रिमेन एज दे आर। जब आसमान में बादल छाते हैं, समंदर में जब तूफान होता है और जब नाइयाँ डोलने लगती है तो ऐसा लगता है कि हम डूब जाएंगे, पर डूबते हुए को एक दिन का भी सहारा दे जाता है। इसलिए ऐसे संघर्ष में, इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में हमें कामयाबी कभी नहीं मिलेगी, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। बाजी प्रभु देशपांडे जब मुगलों से लड़ रहे थे खैबर खिंड में, उसी को पावन खिंड बाद में कहा जाने लगा कि जब सर कलम हो गया, शरीर के ऊपर सर नहीं है, फिर भी 8-10 सैनिकों को उन्होंने अपने तलवारों से मार डाला था। पूरी सेना को 2 हाथों से रोक के जब तक शिवाजी महाराज किले पर नहीं पहुंचे और तोपों की सलामी नहीं दी, तब तक बाजी प्रभु देशपांडे अकेले लड़ते रहे। कामयाबी बाद में मिली, भले ही जान उनकी चली गई, पर यश तो, कामयाबी तो मिली। इस प्रकार से प्रेरणादायी बहुत सारे उदाहरण हमें इतिहास में भी मिलते हैं। इसलिए विश्वास रखना कि कभी न कभी तो कामयाबी मिल जाती है। इफ होप्स वेर ड्यूब्स, फियर मे बी लायर्स। ड्यूब्स का मतलब होता है एनिमी या फियर, डर जिसे कहते हैं। और जब डर हमारे मन में पैदा होते हैं तो इस प्रकार की गलतफहमियां हमारे मन में आना शुरू हो जाती। इट मे बी एंड योन स्मोक कंसील्ड। कभी कभी दुश्मन छुपे होते हैं। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स। अब जब दुश्मन आपसे कुछ अंतर पर छुपे हुए हो, यौन का मतलब होता है एट सम डिस्टेंस, एंड कंसील जब छुप जाते, कंसील का मतलब छुपे होना। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स। जब इस प्रकार के लोग छिपे होते हैं, दुश्मन जब छिपकर आपके ऊपर हमला करता है, आपके कंपेनियंस अलग अलग प्रकार के हो सकते, कोई डरपोक भी हो सकता है, एंड बट फॉर यू पसेस द फील्ड। कोई युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, कुछ डटकर सामना करते हैं। यही तो परीक्षा की घड़ी होती है आपकी हिम्मत की। जो लोग भाग जाते हैं उनका इतिहास नहीं लिखा जाता। सेना में सैनिक जो सीने पर गोलियां खाकर आते हैं उन्हें ही वीर कहते हैं, उन्हें ही सम्मानित किया जाता है। युद्ध में गोली तो खानी है पर पीठ पर नहीं, सीने पर खानी है। इस प्रकार से जब आपके कंपेनियंस कुछ चिकन हार्टेड हो, भागने वाले भगौड़े हो, तो युद्ध के मैदान में
आपके इसी हिम्मत की परीक्षा होती है। द पोएट एम्फसाइजेस द फैक्ट दैट होप एंड फियर आर पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। अब एक तरफ उम्मीद का किरण है, दूसरी तरफ डर है, और डर और उम्मीद दोनों जिंदगी के अहम हिस्से हैं, मनुष्य का स्वभाव है। Hope and apprehensions are equally reasonable, and hope is more likely to be beneficial. We should keep the ray of hope lit in our hearts and at the same time trying to achieve our goal. डर बना रहेगा और उम्मीद भी बनी रहेगी, ये मनुष्य का स्वभाव है, पर दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है। पर डर से फायदा नहीं होता, फायदा उम्मीद से हो सकता है। तो क्यों ना उम्मीद को आगे रखा जाए और अपने गोल को, अपने जो इप्सित है उसको हासिल करने के लिए हमें प्रयास करते रहने चाहिए। अपनी मंजिल को हासिल करने के प्रयास से अगर कामयाबी मिल जाती है तो ये ज़्यादा फायदे की चीज़ है। ओनली सच पॉजिटिव अप्रोच कैन हेल्प अस in conquering the enemy and changing the things for betterment. यही चीज आपको जीत दिला सकती है। आपने अगर डर को सामने रखा तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। The poet uses the symbol of the battlefield by referring the two kinds of soldiers. युद्ध के मैदानों का बार बार जिक्र यहाँ पर आर्थर ह्यू क्लॉफ करते हैं और वो बताना चाहते हैं कि दो प्रकार के लोग हो सकते हैं। Those who are chicken hearted, डरपोक जो लोग हैं, who are easily overcome with fear, डर जिनको आसानी से पराजित कर देता है, एंड वन ऑन द कॉन्ट्ररी दो सोल्जर्स हु आर फिल्ड विद करेज एंड बोल्डनेस एंड आर डिटरमाइंड टू फाइट टिल द लास्ट ड्रॉप ऑफ देयर ब्लड इवेंचुअली मेक्स देम अकम्प्लिश देयर मिशंस। जो लोग खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए डिटरमाइंड होते, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, कामयाबी उन्हीं लोगों को हासिल होती है। इसलिए डरना है कि युद्ध में डटकर लड़ना है, ये चीज़ें आपको खुद को तैयार करनी है और दोनों आपके अलग अलग पर्सनालिटी को बयां करेगी। फॉर वाइल द टायर्ड वेव्स वेनली ब्रेकिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण यहाँ पर कवि देते हैं। जब लहरें समुद्र से टकराती है तो ऐसा लगता है थकी हुई लहरें हैं, यूजलेस है, मीनिंगलेस है। लहरें बार बार किनारों से टकराती है, पत्थरों से टकराती है, क्या हासिल कर लेंगी। Seem here no painful inch to gain, ऐसा लगता है एक इंच भी तो जमीन इन लहरों ने हासिल नहीं की है। For back through the creeks and inlets making, पर जरा कुछ अंतर पर देखना, इन्हीं लहरों ने किनारों को थपेड़े मार मार कर अपने प्रवाह के लिए रास्ते बना लिए हैं, एंड कम साइलेंट फ्लडिंग इन द मैन, और समुद्र में इस प्रकार के इनलेट्स रास्ते बनाकर उन्होंने अपने पानी को प्रवाहित भी किया है। In this stanza, the poet says that sometimes immediate results are not in our favor, but our hard work does not go waste. Immediate कामयाबी नहीं मिलती। चाणक्य ने जब चंद्रगुप्त को शिक्षा दी तो रोटी को गरम गरम बीच में से खाने की सलाह नहीं दी। किनारे किनारे से सब्र से रोटी को खाना है, बीच में आप खाने का प्रयास करेंगे तो मुंह जल जाने की संभावना है। इसलिए हर एक चीज का परिणाम इमीडिएट मिल जाए जरूरी नहीं है, पर संघर्ष के आपके प्रयासों के परिणाम व्यर्थ नहीं जाते। द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ मैन हु इज स्टैंडिंग ऑन द बीच वॉचिंग द वेव्स स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रॉक्स ऑन दिस शोर। एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं कवि यहाँ पर, जो किनारे पर बीच पर खड़ा है और टकराती हुई लहरों को देखता है और ऐसा लगता है कि इट अपीयर्स दैट द वेव्स आर स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रॉक इज यूजलेस। पत्थरों से टकराने वाली लहरें व्यर्थ ही टकराती है ऐसा लगता है देखने के बाद, पर बिकॉज दे डू नॉट सीम टू गेन इवन ए सिंगल इंच ऑफ लैंड, ऐसा लगता है एक इंच भी तो जमीन ये लहरें हासिल नहीं करती, फिर टकरा कर फायदा क्या। But the same waves are making inlets at some distance. कुछ अंतर पर देखो, कुछ पानी के प्रवाह के लिए रास्ते बने हुए दिखाई देते हैं। ये वही लहरों का कमाल है जो बरसों से किनारों से टकराती रही। Which the water flowing. This shows that we should never lose courage. हमने कभी भी अपने धैर्य को खोना नहीं चाहिए। But keep on working hard. Our efforts do not go waste, but when definitely bring us success. एक न एक दिन कामयाबी हमारे पास लौट कर आएगी, इस बात को कवि ने अधोरेखित किया है। And not even by eastern windows only. एक बात और कहते हैं, ईस्टर्न विंडोज की तरफ ही मत देखो जहां से रोशनी आती है।
पूरब की दिशा में तो सूरज को उगते हुए देखा, सनलाइट इसी खिड़की से आता है और हमें खिड़कियों से देखने के बाद ऐसा लगता भी है कि सूरज देखो कितना धीरे धीरे चढ़ रहा है, इतनी ही रोशनी फैलाता होगा। पर नहीं, व्हेन डे लाइट कम्स, जब दिन की रोशनी बढ़ती है आगे, कम्स इन द लाइट इन फ्रंट ऑफ द सन क्लाइम्स स्लो, हाउ स्लोली, धीरे धीरे भले ही सूरज चढ़ता हो पर सूरज की रोशनी को देखना। बट वेस्टवर्ड लुक द लैंड इज ब्राइट, पश्चिम की दिशा में जरा एक नजर झांक कर देखना, पूर्व की दिशा से निकलने वाला, धीरे धीरे निकलने वाला सूरज सारी दुनिया को रोशन कर चुका होता है। इसलिए भले ही सूरज दिखता हो धीरे धीरे निकलते हुए, पर सारी दुनिया चकाचौंध और रोशन हो जाती है। इन दिस लाइन्स पोएट सेज दैट वी शुड ऑलवेज रिमेन होपफुल एंड शुड नेवर थिंक दैट आवर एफर्ट्स आर यूजलेस। उम्मीदों पर ही तो इंसान जिंदा रहता है। जब जिंदगी में कुछ भी ना हो तो उम्मीद का रहना जरूरी है। एंड आर नॉट प्रोड्यूसिंग इमीडिएट रिजल्ट्स। ही गिव्स द एग्जांपल ऑफ अ मैन हु इज लुकिंग एट द राइजिंग सन थ्रू द ईस्टर्न विंडोज। उगते हुए सूरज को देखना पूर्व की खिड़की से, सूरज धीरे धीरे दिखाई देगा, पर टू हिम इट अपीयर्स दैट द सन इज राइजिंग वेरी स्लोली, बट व्हेन ही लुक्स टुवर्ड्स the west, he finds that the sun has spread its light in all directions and has brightened the whole land. पर पश्चिम की तरफ की खिड़की से देखना, पता चल जाएगा कि सूरज ने सारी दुनिया को रोशन कर दिया है। Thus the poet tells us that our struggles do not go west and bring good results in the long run. इस प्रकार से कवि हमें समझाना चाहते हैं कि कभी न कभी तो आपके प्रयासों को कामयाबी मिलेगी। जरूरत है निरंतर अपने प्रयासों को बनाए रखना। Let us hope that this inspirational poem will help you to understand the poem in a very easy manner, and it will also inspire you in your personal life. Also, this discussion will help you for the examination point of view, and thank you very much for watching this video.